बच्चों के मन में पहली बात ये आ रही होगी, सर ये चैप्टर तो हो चुका है हमारा पूरा, आप कह रहे थे लास्ट लेक्चर में। बिल्कुल हो चुका है, बट वो दूसरी पीपीटी थी, ये दूसरी है, उसमें ज्ञान थोड़ा ज्यादा था, इसमें थोड़ा सा कम है। तो मैंने सोचा कि एक बार इसकी भी फॉर्मल रनिंग हो ही जाए, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और मेरी आत्मा शांत हो जाएगी कि मैंने आपको पूरा पढ़ाया है। चलिए, तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है सबको पता है। प्रोड्यूसर का मेन एम क्या होता है बच्चों? वेलफेयर करना और भंडारा खिलाना लोगों को? बिल्कुल भी नहीं। द मेन एम ऑफ द प्रोड्यूसर इज टू अर्न प्रॉफिट, इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट? इतना प्रॉफिट जिसमें उसकी कॉस्ट कम से कम हो और रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा हो। द डिफरेंस ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू विल बी कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? प्रॉफिट बेसिकली। इज दैट फंडामेंटल लॉजिक अंडरस्टूड वेल? और इसे करने के लिए उसे ये समझना पड़ेगा कि वो कितना प्रोड्यूस करे। सिंपल सा सेंटेंस लिखा है, ज्यादा कमाना है, आई रिपीट चिल्ड्रन, ज्यादा कमाना है, तो सो कॉल्ड हमें बनाना भी ज्यादा पड़ेगा। यस और नो चिल्ड्रन? कमाना अगर ज्यादा है तो बनाना भी ज्यादा पड़ेगा। बट ज्यादा बनाने में मेनी अ टाइम इट मे हैपन कि आप इतना ज्यादा बना लें कि वो बाजार में बिक ही नहीं रहा है, और नहीं बिक रहा है तो आपको प्रॉफिट की बजाय क्या हो गया बच्चों? लॉस हो गया। लॉजिक इज अंडरस्टूड वेल? सो इन दैट केस हमें एक ऑप्टिमम क्वांटिटी जाननी है। व्हाट? ऑप्टिमम क्वांटिटी। तो ये ऑप्टिमम क्वांटिटी पता लगाने के लिए आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि आप रिसोर्सेस को कैसे इस्तेमाल करें, कितना लेबर, इन दोनों को मिला के बोलेंगे व्हाट चिल्ड्रन? कैपिटल। ताकि जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस ना हो जाए। प्रोडक्शन की डेफिनेशन आपको आती है तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। तो याद करिए जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में शॉर्ट रन लॉन्ग रन पढ़ाया था। इनपुट के बढ़ने से आउटपुट एक लेवल तक तेजी से बढ़ता है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है, फिर वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है और उसके बाद गिरने लग जाता है। तो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करने में मेनी अ टाइम्स प्रॉफिट नहीं होता, रादर क्या हो जाता है बच्चों? लॉस हो जाता है। व्हाट इट? प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन आपने लिखी हुई है। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन सेट ऑफ इनपुट्स एंड सेट ऑफ आउटपुट। x1 could be called as labor and x2 could be called as capital। समझ में आ गई बात बच्चों का? चलिए, तो ध्यान से सुनिएगा। हेयर वी अंडरस्टैंड, हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं, उस इनपुट की कॉस्ट कितनी है हमको उससे कोई मतलब नहीं है। सर क्यों नहीं मतलब है? उसका मतलब हमको थ्योरी ऑफ कॉस्ट वाले अगले चैप्टर में होगा, यहां पे कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है चिल्ड्रन। तो दो रन आपको पता है सर, एक वो रन गुजरात में भी होता है, ऐसा नहीं है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन। व्हाट इज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन? आपका लेबर वेरिएबल होगा और कैपिटल फिक्स्ड। यहां पे लेबर एंड कैपिटल बोथ विल बी वेरिएबल। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये सब आपने पढ़ा हुआ है, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे ध्यान से सुनिएगा, फैक्टर प्रोपोर्शन क्या चल रहे हैं? इवन है कि अनइवन है? अनइवन है, बट यहां पे क्या लग रहा है? इवन। यहां पे भी अनइवन हो सकता है, बट आपके सिलेबस के हिसाब से इसको भी इवन रखा गया है। क्या हुआ? हाँ, सबका जो रेशियो है इट इज बेसिकली 2:1। बट क्या यहां पे ऐसा हो रहा है? नो, क्योंकि यहां पे एक फैक्टर कांस्टेंट होता है। कौन सा फैक्टर कांस्टेंट होता है? कैपिटल। और एक फैक्टर वेरिएबल होता है, कौन सा? लेबर। ये शॉर्ट रन हो गया। ठीक, पढ़ा नहीं था क्या? भूल गए क्या? चलिए, फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर सबको पता है। सो हम कैपिटल को वेरिएबल मानते हैं चिल्ड्रन कि फिक्स मानते हैं? गलत जवाब। शॉर्ट रन में लेबर इज कंसिडर्ड एज अ वेरिएबल एंड कैपिटल इज कंसिडर्ड एज अ फिक्स्ड। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, तो ये कहानी आपने पढ़ी हुई है, तो इसलिए इसमें समय बिल्कुल ना बर्बाद किया जाए। तीन कॉन्सेप्ट थे बच्चों। वन इज टोटल प्रोडक्ट और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, दूसरा एवरेज और एवरेज फिजिकल, और तीसरा मार्जिनल। मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं आपको पता है? चेंज इन टोटल प्रोडक्ट इज मार्जिनल। सक्सेसिव मार्जिनल को ऐड करते जाएंगे बच्चों तो क्या आएगा? टोटल। और एवरेज कैसे निकलेगा भाई? टोटल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ लेबर। आई होप सो आई एम नॉट फास्ट एट ऑल, क्योंकि चीजें आपने पढ़ी हैं, आपका रिवीजन ही है बेसिकली। सो बच्चों, ये फॉर्मूला लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जहां पे आपने नोट्स में टीपीपी लिखा था, प्लीज पुट दिस फॉर्मूला, प्लीज पुट दिस फॉर्मूला। एवरेज प्रोडक्ट को नंबर ऑफ वर्कर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा व्हाट? टीपीपी। और सक्सेसिव मार्जिनल प्रोडक्ट्स को जोड़ते रहेंगे तो क्या आ जाएगा? एमपीपी।
एक बार आपको लिख के दिखाई देता हूं ताकि आप भूल ना जाएं। लेबर याद होगा, टीपीपी याद होगा, एमपीपी याद होगा। 1 2 3 सॉरी 3 4 5 6 7 8 याद आया बच्चों? टीपीपी बताइए क्या था सबसे पहले? 100, देयर आफ्टर 220, देयर आफ्टर व्हाट 360, देन 520, 650, 750, देन 830, देन 880। समझ में आ गया? और 9th का भी क्या था बच्चों? 880। समझ गए? चलिए अब इतने में हो जाएगा काम हमारा, परेशान मत होइए। 100 ये कितना है बच्चों? 120, 140, 160, 130, इट इज 100, देन 90, देन 40, देन 40 कहां से होगा? 830, 880, 50 हो जाएगा, देन 0। अब जो मैं बोल रहा हूं उसकी सच्चाई को आप समझ लीजिए। व्हाट डिड आई से? टीपीपी इज सक्सेसिव एमपीपी, यस और नो? एक चीज और ऐड कर दें तो दूसरा फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा आपको। क्या ऐड कर दें हम? एपीपी। पहला एपीपी क्या था बच्चों? 100, 110, 120, 130, 130, 125, देन 119 था। 830 को डिवाइड करिए जरा। 830 डिवाइडेड बाय 7, हाँ 119, देन 110, देन 97 या 98। चलिए अब, हाँ ठीक है, तो 98 हो गया। अब काम बन जाएगा हमारा। इन फॉर्मूलेस को कैसे समझना है हमको। तैयार है सब लोग? चलो ध्यान दीजिएगा। ये वाला फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। एपीपी इंटू नंबर था बच्चों। व्हाट इज 110 इंटू 2? 220। व्हाट इज 130 इंटू 4? 520। 125 इंटू 6? 750। आ गया फॉर्मूला? सर ये फॉर्मूला काम कहाँ आएगा? जब आप सॉल्व करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स, वहां पे आपको ये फॉर्मूला काम आएगा। सर ये फॉर्मूला कहाँ काम आएगा? सेम न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। तैयार समझने के लिए? सबसे पहले एमपीपी 100 था, तो टीपीपी भी कितना हो गया बच्चों? 100। 100 और 120 को मिला लेंगे तो कितना आएगा? 220। 100 प्लस 120 प्लस 140 कुछ नहीं आएगा, 360। 100 प्लस 120 प्लस 140 प्लस 160 520। 100 प्लस 120 प्लस 140 प्लस 160 प्लस 130 इज व्हाट? 650। 100 प्लस 120 प्लस 140 प्लस 160 प्लस 130 प्लस 100 इज व्हाट? 750। प्रूव हो गया बच्चों। सक्सेसिव एमपीपीस को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? टीपीपी। और सक्सेसिव टीपीपीस का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? एमपीपी। ये बात मैंने आपको टीयू और एमयू में भी सिखाई थी। इसको बोलते हैं बच्चों इकोनॉमिक्स का इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल। इज दैट क्लियर? तो झटपट इसको लिख लें जरा। I hope so the formulas are well understood. चलिए लेट्स कंटिन्यू फर्दर। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट चिल्ड्रन, सेम फॉर्मूला काम करेगा, सेम फॉर्मूला काम करेगा, एकदम सेम। ध्यान दीजिएगा जरा, आ जाइए इस पे। इन दोनों का डिफरेंस 120, इन दोनों का डिफरेंस 140, इन दोनों का डिफरेंस 160 एंड सो ऑन। टीपीपी एन एक पर्टिकुलर नंबर और n -1 उसके पहले वाला नंबर, तो इन दोनों का डिफरेंस भी आपको बता देगा। यहां से भी आ जाएगा। 360 एंड 520 में बच्चों चेंज कितना है? 360 और 520 में चेंज कितना है? 160। और 3 to 4 में कितना चेंज है? 1। तो 160 अपॉन 1 कितना हो जाएगा? 160। इससे भी निकाल लेंगे, इससे भी निकाल लेंगे। क्या नहीं, ये काम कहाँ करेगा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपको मैं ये डेटा दे दूं, इज दैट क्लियर? और फिर मैं आपको ये वाला डेटा दे दूं, ठीक? तो अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए एमपीपी क्या होगा। तो यहां पे आपका सो कॉल्ड एपीपी, सॉरी टीपीपी कितना नजर आ रहा है? 830। और यहां कितना नजर आ रहा है? 360। 360 और 830 का चेंज क्या होगा बच्चों? 360 और 830 का मैथमेटिकली चेंज क्या होगा? सोचिए सोचिए, मैथ अप्लाई करिए।
830 और 360 क्या फर्क आएगा भाई? इतनी बर्बाद मैथ से लोगों की। 830 और 360 का डिफरेंस क्या होगा? 470। और इनका डिफरेंस क्या होगा? 4। 470 अपॉन 4, 470 अपॉन 4, 117 दशमलव कुछ आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर आपको न्यूमेरिकल आए एग्जाम में और ये डेटा देकर एमपीपी निकलवाएं तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, फिर इससे आंसर नहीं आएगा। बट फिर ये एमपीपी एक्यूरेट का आ रहा है, नहीं, उतना एक्यूरेट नहीं है क्योंकि हमारी रीडिंग उस तरह की है, बट वहां पे आपको वो रीडिंग मिलेगी। फिर तो एवरेज हो गया। एवरेज इसलिए हो गया, नहीं एवरेज नहीं हुआ, इट इज अ डिफरेंस ओनली। बट यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पे 3 स्टेजेस अलग अलग हैं, 3 स्टेजेस। स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रिटर्न्स हो रहा है, बीच में डिमिनिशिंग, फिर नेगेटिव। अगर एक ही ऑर्डर चलता रहे तो आपका यही आंसर सही माना जाएगा। बात समझ में आई? शुरू से अगर इंक्रीजिंग चलता रहता तो एग्जैक्टली वही आंसर आता आपका। अभी न्यूमेरिकल में आपको ये चीज काम आएगी। किससे किसका दिखा दे? किससे? कहाँ इंक्रीजिंग तो ही नहीं पाएगा, हमारा डेटा यहाँ तक इंक्रीजिंग है। अच्छा, ऊपर मार्क कर दे। हाँ, इनको मेरी बात पे भरोसा नहीं है, इनको लग रहा है मैंने गलत पढ़ाया इनको। चलिए कोई बात नहीं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए और मुंह तोड़ जवाब देते हैं। नहीं, मैं एमपीपी ही निकाल रहा था क्योंकि अरे बैल बुद्धि ढकोड़ संग ऋषभ जी, मैं ये बता रहा था, समझ में आ गया। बट कैलकुलेशन हमारा एमपीपी का ही चल रहा है। ध्यान से सुनिएगा बात को। ये 100 और 520 का टोटल कितना है? वेरी गुड। डिफरेंस कितना है? अपॉलॉजी चिल्ड्रन, कुछ जहरीली टाइप के लोग कनेक्ट हो गए थे। चलिए वापस लेके आते हैं उसको, वापस आएगा भी नहीं वो। चलो लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, कभी कभी किस्मत खराब रहती है। टीपीपी 100 और उसके कुछ बाद कितना था? 520। ठीक है। एमपीपी यहाँ पे 100 था और यहाँ 520 के सामने कितना है बताइए? 160। ओके, यही हमारा आंसर आना चाहिए। 520 के सामने कितनी थी लेबर की यूनिट्स? 4। चलो बताओ, 520 और 100 का डिफरेंस कितना है? 420। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? और इसको डिवाइड आप कर दीजिए, 4 और 1 कितना डिफरेंस है? 3। क्या आंसर आएगा? अरे ध्यान दीजिए भाई, आएगा आएगा आएगा। हाँ, कितना आ रहा है आंसर? 140 आ रहा है। इसके बाद 220 था, इट वॉज कमिंग हाउ मच? वेरी गुड। इसके बाद 360 था, इट वॉज कमिंग हाउ मच? 140। 360 के बाद कितना था? 520। इतना समझ में आ गया? अब लोग कह रहे हैं सर आंसर तो आ नहीं रहा है। आ रहा है आंसर, और ये आंसर एकदम सही आंसर है। सर यहाँ पे तो 160 है। 100 से जब 120 हुआ, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, 100 से जब 120 हुआ कितने परसेंट का चेंज आया? 20%। बट 120 टू 140 क्या 20% का चेंज आया? नो। तो ये जो इंक्रीज भी कर रहा है, क्या ये कांस्टेंट इंक्रीज है? ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स है। बट जब आपको एग्जाम में अगर ऐसा न्यूमेरिकल आएगा तो माना जाएगा कि ये 140 आपका एकदम सही आंसर है। क्यों? क्योंकि आपके पास और कोई डेटा है। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो क्योंकि अगर ये ऑर्डर हमारा कांस्टेंट होता तो यहां पे भी 140 होता, यहां पे चल रहे हैं। समझ में आ गया? एज वेल एज यहां पे भी ये 140 ही आता। अभी आगे आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए, एकदम मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। समझ गए भाई? ऋषि जी खुश हो गए? खुश हो गए? तो चलिए फॉर्मूला लिखिए सबने भाई। चलो, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, ये तो टीपीपी और एपीपी घूमने गए, गाड़ी में जगह खाली थी, बोले चलो तुमको भी ले चलते हैं। तो ये सिर्फ ऐसे ही टाइम पास पढ़ाया जाता है। टोटल फिजिकल प्रोडक्ट को नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लेबर से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास? क्या आ जाएगा? एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। कुछ लोग गूंगे बहरे की तरह क्लास में हैं, जैसे हमारे कुशल कपूर जी, वो बस प्रवचन सुन रहे हैं बाबा जी का, क्योंकि थोड़ी देर में नींद आने वाली है उनको। आ गया समझ में एपीपी कैसे आएगा? और ये शायद इसलिए पढ़ाया जाता होगा कि बच्चे एपीपी को नंबर ऑफ लेबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? टीपीपी आ जाएगा। ओके, चलिए सर ये तो वही था जो हमने पढ़ा था। आगे बच्चों एक कॉपी कर लीजिए, ये भी आपको काम आ जाएगा, ये भी काम आ जाएगा बच्चों। फिक्स फैक्टर कितना माना गया हर बार? यहाँ पे 1। वेरिएबल फैक्टर कहां से कहां तक चल रहा है? 1 से 10 तक। पहले वर्कर का आउटपुट 3 यूनिट, तो हमारा मार्जिनल भी कितना होगा? 3। दो मिला के 7 प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना इंक्रीज आया? 4।
3 मिला के 12 प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना इंक्रीज आया 5। तो यहां तक लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है बच्चों, उसके बाद यहां से घटता हुआ नजर आ रहा है। तो फर्स्ट 3 यूनिट्स पे कौन से रिटर्न्स होंगे, इंक्रीजिंग। चौथे से लेकर 8वें तक स्टार्ट हो गए डिमिनिशिंग, और 9-10th पे क्या आ गया बच्चों, नेगेटिव रिटर्न्स। इज दैट क्लियर? तो इस टेबल को भी कॉपी कर लीजिए, दोनों में से आपके पास चॉइस है, जो मन करे एग्जाम में बना लीजिएगा। होमवर्क इज दिस कि आप इन रीडिंग्स को देखकर ग्राफ बनाएंगे, टीपीपी का, एपीपी का और एमपीपी का। बन जाएगा ग्राफ पक्का? चलो, आ गई हमारी न्यूमेरिकल एबिलिटी जोन। आपको यहाँ पे टीपीपी 1 दिया है, एपीपी ढेर सारे दिए हैं, एमपीपी 1 भी नहीं दिया। कैलकुलेशन हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। टीपीपी 50 है तो पहला एमपीपी भी कितना होगा बच्चों, 50। आपको ढेर सारे एपीपीस दिए हुए हैं, इन सारे एपीपी से इजीली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं आप बच्चों, वेरी गुड। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, मल्टीप्लाइंग इट बाय नंबर। 48 into 2 is 96, 45 into 3 is 135। ओरल एग्जाम वाइवा नहीं चल रहा है, लिखना है। 42 into 4 is what, इसमें आपको सुनाई नहीं पड़ती मेरी बात, मैं कह रहा हूँ लिखना है। इनका कान भी खराब हो गया है, किसी के पास हील वाली चप्पल हो तो ले आइएगा, कान में मार के ठीक कर देंगे इनके। 42 into 4 is what children, 168, very good, 168। 39 into 5, 195, 195, and 35 into 6, 210। अब एमपीपी निकल जाएगा इजली। 50 से 96 व्हाट्स द चेंज, 46। 96 to 135 what is the change, 39। 135 to 168 what is the change, मैथ्स नहीं आती लोगों को भाई। 135 से 168 कितना चेंज है बच्चों, 33। वेरी गुड। 168 से 195 कितना चेंज है बच्चों, सर 27, 27 पक्का, हाँ 27 आएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इंक्रीजिंग रिटर्न्स कहाँ नजर आ रहा है, आप कहेंगे ठेंगा इंक्रीजिंग रिटर्न नजर आ रहा है, ये तो शुरू से इधर इधर गिरना चालू हो गया। इट इज ऑल व्हाट, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। समझे बात को, समझ गए बात को ये क्या करते हैं? क्या? हाँ बिल्कुल आता है, 2-4 यूनिट्स दे देंगे, कैलकुलेट करवाएंगे आपसे। फिल इन द ब्लैंक्स। आगे सबका आंसर, शैल आई प्रोसीड फर्दर? सबने कर लिया, कोई क्वेरी तो नहीं है भाई? चलिए आगे सबका आंसर कंफर्म। चलो, अब एपीपी दिया है, टीपीपी दिया है, एमपीपी दिया है, झटपट कॉपी करें एज अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क। अनदर क्वेश्चन चिल्ड्रन, विजिबल ऑन द स्क्रीन, विजिबल ऑन द स्क्रीन, कॉपी कर लीजिए एज अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, टीपीपी दिया है, एमपीपी दिया है, एपीपी दिया है, ध्यान से सुनिएगा, ये हम अभी करेंगे। 1 से 3 और फिर 3 से 5 दिया है, यस और नो, यस और नो। Yes. और यहाँ पे एपीपी कितना दिया है आपको, 8, तो ये तो 24 हो जाएगा, नॉट एन इशू। ये 10 रहेगा बच्चों और ये भी 10 रहेगा। अब मजा आएगा आपको, ध्यान से सुनिएगा, अब कृषि जी बहुत खुश होंगे यहाँ पे हमारे। 24 10 से हो गया, कितना चेंज आया, 14। यहाँ तो 14 नहीं लिख सकते ना, क्यों? क्योंकि ये जो चेंज आया ये ओवर 3 यूनिट्स है। तो 1 से 3 चेंज कितना है बच्चों, 4 यूनिट्स। 14, चाइना से मैथ्स पढ़ के आए क्या भाई? 14 divided by 2 is 7. अरे बैल बुद्धियों, 1 से 3 का चेंज कितना, 14 हो जाएगा। ये सब चाइना से मैथ्स पढ़ के आ गए लगता है आज। 2, 14 by 2, ये क्या हो जाएगा, 7। सर बट एमपीपी तो 33 वाले की मांग रहा है बस। और किसकी मांग रहा है, आप समझ में आया? जो आप कह रहे थे तो नहीं आएगा, माना नहीं जाएगा। यहाँ पे अजम्पशन इज दिस कि कांस्टेंट ऑर्डर में चेंज चल रहा है, व्हाट, कांस्टेंट ऑर्डर। इज दैट क्लियर? और ये सही होता है आंसर। 24 to 35 कितना चेंज होगा बच्चों, इसका जो सेकंड टर्म था उसका टीपीपी वो 17, सेकंड टर्म जो था टीपीपी वॉज, 17. हाँ बोल सकते हो तुम, ये बोल सकते हो। यहाँ पे चेंज कितना आ रहा है 24 से 35, 11। और ये जो बच्चों 11 आ रहा है,
इट इज ओवर हाउ मेनी यूनिट्स? 2 3 से 5, 2, तो ये क्या आएगा? 5.5 आ जाएगा। और 35 डिवाइडेड बाय 5 ये 7 हो जाएगा। समझ में आई कहानी? समझ में आ गई कहानी? कहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा? और लोग कहते हैं बेकार है फॉर्मूला आपका। ऐसे थोड़ा बेकार है भाई, ऐसे थोड़ा प्रियांशु जी का 98 नंबर आया था इकोनॉमिक्स में। समझ में आ गया? पक्का? चलिए कर लिया सबने? एवरीबॉडी डिड दिस? चलो नेक्स्ट, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। जरा भी टाइम ना बर्बाद करते हुए, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, तो इसके बारे में आपको कोई भी ज्ञान री-ज्ञान नहीं दिया जाएगा। अजम्पशंस भी आपने पढ़े हुए हैं बच्चों, स्टेजेस ऑफ द लॉ भी आपने पढ़ा हुआ है। एक चीज फिर से बता दीजिए मेरे को, इंक्रीजिंग रिटर्न में बिजनेसमैन बिजनेस करेगा, सबको पता होता है। डिमिनिशिंग में क्या बंद कर देगा दुकान? करेगा। कम प्रॉफिट हो रहा है बट हो रहा है, कहां पे बोरिया बिस्तर समेट के घर चला जाएगा? नेगेटिव रिटर्न। तो क्यों 24 घंटे छोटे शहरों में दुकानें क्यों नहीं खुलती हैं? क्योंकि ऑड आवर्स में, रात वगैरह में 8-9 बजे के बाद उनको उतना बिजनेस नहीं मिलेगा जितनी उनकी कॉस्ट होगी। दे विल सफर नेगेटिव रिटर्न्स। मुंबई में क्यों 24 घंटे कुछ आउटलेट चलते हैं? क्योंकि वहां पे भी उनको इंक्रीजिंग डिमिनिशिंग होते रहते हैं। नहीं समझे बात को? समझ गए? चलिए, खैर ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है, इसलिए इसमें कुछ समझने की बात नहीं है। ग्राफ बना लेंगे सब लोग? ग्राफ बना लेंगे भाई? चलिए, किस स्टेज को क्या बोलते हैं ये ऑलरेडी आपको पता है। गॉट इट चिल्ड्रन? समझ में आ गया? चलिए, तो कृषिव जी बेचारे सो कॉल्ड एक बार गड्ढे में गिर गए थे बचपन में, तब से ये इस बात को लेकर बड़े चिंतित हैं। सर यहाँ होना चाहिए सेकंड स्टेज, यहाँ पे? हो रहा है यहाँ पे होना नहीं, हम एमपीपी मानते हैं, और इकोनॉमिक्स में जो थ्योरी मानती है वही चलता है, जो आप मानते हैं वो नहीं चलता है। बुक में और लिखा है, और बुक सर में यही लिखा होगा। option में नहीं, ऐसा नहीं है। क्या लिखा है कि यहाँ पे सेकंड स्टेज माना जाएगा? गलत लिखा है ये। एमपीपी, एमपीपी यहां से नहीं होता। अगर आपकी बुक में ऐसा लिखा है तो वो सिर्फ आईएससी बोर्ड के लिए रिकमेंडेड हो सकता है, बट रियलिटी इज रॉन्ग चिल्ड्रन। अभी ग्रेजुएशन में जब आप बिजनेस इकोनॉमिक्स में मार्क करके आएंगे, आपके नंबर कट जाएंगे वहां पे। क्लियर? हर जगह ये लिखा है सेकंड स्टेज स्टार्ट्स आफ्टर एमपीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि सेकंड स्टेज स्टार्ट्स व्हेन एमपीपी एट इट हाईएस्ट, ये मैंने कभी नहीं बोला। व्हेन एमपीपी स्टार्ट्स फॉलिंग, तो भाई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे दिया, दोनों सही है। एमपीपी यहाँ पे भी फॉल हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे भी फॉल हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे भी फॉल हो रहा है, बट मतलब बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यहीं से हम एमपीपी का सेकंड स्टेज मान लेते हैं। आप अपनी बुक का डायग्राम देख लीजिए, सर यही, क्या है दिखाइए, लाइए एक बार चेक कर लें। सर ये देखिए क्या? सर, ये लोग स्टेज इसको ये यहाँ से बात करें जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, बल्कि नहीं एमपी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद भी नहीं, stage इट्स one रॉन्ग, इट्स रॉन्ग, इट्स रॉन्ग, इट्स रॉन्ग। यहीं पे स्टेज 2 स्टार्ट हो गई है बच्चों, यहीं पे बेसिकली स्टार्ट हो गई है स्टेज 2, वो गलत है। आप अपने आईएससी बोर्ड के एग्जाम के लिए इसको मान सकते हैं, बट आगे मत मानिएगा, सीयूटी में नंबर कट जाएगा, आपको 101% कटेगा नंबर। इज दैट क्लियर? क्योंकि वहां पे जो कॉपी चेक होगी, वहां पे सेंट्रलाइज लेवल से चेक होती है कॉपी, जो रियल कंटेंट है। आप ग्रेजुएशन की बुक्स में भी देख लेंगे, आपको यहीं पे स्टेज 2 का स्टार्ट नजर आएगा। इज दैट अंडरस्टूड? चलते हैं आगे। तो इंक्रीजिंग रिटर्न सबको पता है क्या होता है? एवरीबडी नोज व्हाट इज डिमिनिशिंग रिटर्न आल्सो चिल्ड्रन? पक्का? चलिए, ये रिलेशनशिप आपने पढ़ा हुआ है कब क्या होता है, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये प्रॉब्लम्स हम अगले लेक्चर पे स्टार्ट करेंगे, आप इसको एज अ पार्ट ऑफ होमवर्क मार्क कर लीजिए।